नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की बुक जो है RWA की आ चुकी है, ठीक है। और आज से हम इस बुक को जो है पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि हिस्ट्री के टोटल 132 प्रश्न दिए गए थे हिस्ट्री से, ठीक है। तो उसमें जो है हम 132 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। हालांकि इसमें 120 प्रश्न 200 प्रश्न लिख दिया गया है। उसको हमने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ के लिखा था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसमें कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, उसको अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 132 ही रहेगी। हालांकि जितने भी हिस्ट्री में बात करते हैं तो प्रश्न थे वह पूरा कंप्लीट इसमें दिए गए हैं, 132 ही प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। अगर आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से फटाफट हम पूरा रिवीजन करेंगे इस बुक का। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग या फिर पूरा पाषाण युग की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त या फिर सिद्ध बने थे? तो महात्मा बुद्ध की बात की जाएगी, महावीर स्वामी की बात की जाएगी तो पावापुरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? पुरुष सूक्त की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो हो जाएगा संगीत से हो जाएगा, संगीत की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में अगर हम बात करते हैं तो यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है। और पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इसी में बताया गया है कि पुरुषों को जो है 4 वर्णों में बांटा गया, पुरुष समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कह रहा है आदि पुराण किस तीर्थंकर के संचरित संग्रह है? आदि पुराण जो है किस तीर्थंकर की संतचरित जो है संग्रह है? आदि पुराण से आदिनाथ की है, नाम से ही पता चल जाएगा, आदि पुराण आदिनाथ की है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख से सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक काल के शासनकाल में हुआ था? इसका कहने का मतलब है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है, उसमें सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन झील थी, और उसमें यह बताया कि मौर्य शासक काल के द्वारा बनवाया गया था। तो किस मौर्य शासक ने बनवाया था उसको बताना है आपको। अशोक बनवाया था या फिर दशरथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, सुदर्शन झील की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जो कि ऑप्शन आपको डी वाले में दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा हो जाएगा? ठीक बताइए, बैल, शेर, शंख, सांप। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 3 तीर्थंकर हुए जो मुख्य रूप से याद रखना है आपको। ऋषभ है, ऋषभदेव हैं, दूसरे 23वें हैं ऋषभदेव, पहले ऋषभदेव हैं और 23वें कौन हो जाएंगे? एक मिनट, पहले ऋषभदेव हैं, 23वें कौन से हो जाएंगे? तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 24वें कौन से हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? 23वें तीर्थंकर का पूछा जा रहा है। तो 23वें तीर्थंकर की हम बात कर देते हैं तो इनका होता है सांप। चलिए हम लिख देते हैं, क्या होता है? सांप का फन या फिर सांप आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। और अगर हम वहीं बात कर लेते हैं ऋषभदेव का क्या था, तो आप कहेंगे वृषभ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। और इनकी बात करते हैं महावीर स्वामी का, तो इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? शेर था, ठीक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं मिलती हैं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं मिलती हैं? विनय पिटक, दीपवंश है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। दीपवंश कोई पिटक ही नहीं है। 3 पिटक अर्थात 3 पिटारियों का समूह कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म से जो शिक्षाएं से संबंधित है, बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है, वह कौन सा है पिटारा? तो आप उसे कहेंगे सुत्त पिटक। जो है भगवान बुद्ध की पारंपरिक जो शिक्षा का वर्णन मिलता है वह सुत्त पिटक में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 8वां प्रश्न देख लीजिए।
कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद, चलिए कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? किस आश्रम को संदर्भित करता है? अगर छांदोग्य उपनिषद की हम बात करते हैं तो इसमें 3 आश्रम की बात की गई है। ठीक, एक होता है ब्रह्मचर्य, क्या होता है? ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। दूसरा, पहला हो गया है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। और तीसरा ये होता है वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। अब बताइए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। देखिए गृहस्थ दिया गया है, वानप्रस्थ दिया गया है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं दिया गया और इसमें केवल लगाया है। केवल 2 की चर्चा नहीं है, 3 की चर्चा की गई। इसमें भी केवल 2 दिया है, इसमें भी केवल 2 दिया है। कह रहा है कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों का चर्चा की गई है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न हो गया है। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इधर सही है। चलिए अब देखिए इसमें 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या फिर उपयोग नहीं की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सा उपयोग नहीं किया जाता था? तांबा, लोहा, सोना, कांस्य। तो देखिए लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं थे। लोहा की बात करते हैं, लौह युगीन क्रिया जो है आपका वैदिक काल से संबंधित हो जाएगा इसका लौह का। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैन परंपरा कह रहा है कि 1 मिनट, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो आप कहेंगे 24 तीर्थंकर हैं। लास्ट तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मौर्य वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो 23वें थे। और ऋषभ पंत की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? ऋषभनाथ की बात करते हैं तो पहले हो जाएंगे वर्धमान या फिर महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर माना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुद्ध ने दुख से मुक्त कह रहा है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सभी को पता है, सारनाथ में दिए थे। पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? ऋग्वेद में जो है कितने भजन का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में जो है 10-28 भजनों का उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन आपको सी वाले में दिखाई दे रहा होगा। चलिए 15 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह होता है किसी के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपनिषद का मतलब किसी के पास बैठना। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, फटाफट चलते हैं क्योंकि इस बुक को हमको कंप्लीट करना है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल से खोजी गई है? जो नृत्य करते हुए एक लड़की की प्रतिमा मिली है वह कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिए कहाँ से हो जाएगा। तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिली है कांस्य की प्रतिमा जो कि नृत्य करती हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक या फिर त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की अगर हम बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां या फिर 3 पिटारों का संग्रह, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला ही बिल्कुल सही होता है। आगे की बात करते हैं 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न। नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और 2 नदियों का बीच में संवाद है। कौन 2 नदी हैं उसकी बात कर रहा है। तो वह दोनों नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे व्यास और सतलज के बीच में विश्वामित्र नामक ऋषि और व्यास सतलज 2 नदियों का संवाद बताया गया है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है, बताइए, भगवान होता है, अहिंसक होता है, विजेता या फिर महान आत्मा? जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, विजेता, जो कि ऑप्शन आपको बी वाले में दिखाई दे रहा है।
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? प्रांतीय केंद्र नहीं था इनमें से। स्वर्णगिरी था, तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी। तो इनमें से कौन सा नहीं था वह बताना था। तो इनमें से कौन सा नहीं था, तो आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ जो है उसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं हुआ करती थी। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या फिर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा क्षेत्र बना था? तो आप कहेंगे वह पूना या फिर पुणे कहा जाता है, या मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1722 ईस्वी में कहाँ के सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? 1722 में अगर बात करते हैं, 1722 में आगरा के सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। आगरा के बात करते हैं तो राजा हुआ करते थे जय सिंह। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र भारत में पूछा गया। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया हड़प्पा का पहला स्थल कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में जब भी बात किया जाएगा तो रोपण हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होता है। कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? किस स्थान पर उपलब्ध है? महावीर से संबंधित पूछा गया है। तो इसकी बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? वल्लभी गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? वल्लभी गुजरात में। और महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं, जैन धर्म में दो वो होते हैं, आपके कहेंगे क्या, संगीतियाँ हुई थी। दूसरा यही हुआ था वल्लभी में। पहला कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? समुद्रगुप्त जो है एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाता है। यह किस विद्वान द्वारा या किस कवि द्वारा लिखवाया गया है वही पूछा गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे उसके दरबारी कवि हुआ करते थे समुद्रगुप्त के हरिसेन। इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इसकी कुछ कविता जो है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित की गई है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है। खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां पूछा गया है तो तुर्की से था, तुगलक वंश से, सैयद वंश से, या फिर लोदी वंश से। खिज्र खां की बात कर रहा है तो यह था सैयद वंश से संबंधित था। खिज्र खां किस वंश से था? तो आप कहेंगे सैयद वंश से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 28 नंबर का। तो इसमें देखिए, वेद के अंतिम भाग निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग के नाम से, उपनिषद के नाम से, अरण्यक के नाम से, या फिर ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? वेद के अंतिम भाग को अगर जाना जाता है तो यह जाना जाता है, आप कहेंगे उपनिषद के नाम से, जो कि ऑप्शन आपको बी वाले में दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार जो है संघ में नियुक्ति किया गया था? बौद्ध धर्म में अगर बात करते हैं तो एक आनंद नाम के व्यक्ति थे, बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने कहा था महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर जो है यह बात कही गई थी और कहाँ पर महिलाओं को शामिल किया गया था? महिलाओं को अगर पहली बार शामिल किया गया था तो वह किया गया था कहाँ से? वैशाली में किया गया था। कहाँ से किया गया था? महिलाओं को पहली बार अगर बौद्ध संगीति में शामिल जो है बौद्ध संघ में शामिल किया गया था तो वह शामिल किया गया था कहाँ से? वैशाली से, जो कि ऑप्शन आपको बी वाले में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, मुगल सम्राट बाबर ने
निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा को कहाँ हराया था? खानवा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, मालवा के युद्ध में। राणा सांगा को हराया था वह बाबर, यह हराया था खानवा के युद्ध में। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मराठा प्रमुख का उनके क्षेत्र से साथ संबंध मिलान कीजिएगा। मराठा का क्षेत्र सिंधिया क्षेत्र का कहाँ था? सिंधिया के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर या फिर उज्जैनी की बात की जाएगी। होलकर की अगर हम बात करते हैं तो होलकर का कहाँ था? यह इंदौर में, इंदौर का क्षेत्र था इनका। गायकवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो बड़ौदा था। और भोसले का क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देख लीजिए, मिला लीजिए। पहले का सी हो जाएगा, तो पहले का सी केवल और केवल ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। और दूसरे का क्या होना चाहिए? दूसरे का ए होना चाहिए, लेकिन दूसरे का डी दिया है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। और बाकी सी से कोई शुरुआत नहीं है भाई। एक मिनट देखते हैं और देखिए, पहले के लास्ट से मिलाते हैं। चौथे का बी पे गया, चौथे का बी, यह हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का डी होना चाहिए, यह दिया गया है। और दूसरे का ए होना चाहिए, दूसरे का यह हो गया। और पहले का सी, तो यही हो जाएगा। यहाँ सी की जगह डी दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ एक डी हटा दीजिए, पहले का सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ गलती से 2 बार डी टाइप कर दिया गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं 32 के बाद। देखिए 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता में हकारा मृदभांड के जो है भंडार शामिल है? सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। हकारा मृदभांड कहाँ से मिले हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो यह मिला है आपके राखीगढ़ी से। कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। चलिए 33 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 33 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किए थे? बोध गया जाने से पहले महात्मा बुद्ध कहाँ अपना ध्यान लगा के बैठे थे? डुंगेश्वरी गुफा में ध्यान लगाकर बैठे थे। यहाँ लगभग 6 वर्ष की तपस्या किए थे। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबा का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, नवपाषाण काल। तांबे का सबसे पहले अगर प्रयोग की बात की जाएगी तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था ताम्रपाषाण काल। तांबा से याद रखेंगे ताम्रपाषाण काल, जो कि ऑप्शन बी वाले में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए जो है किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? डांसिंग गर्ल मिली है, उसको कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थर की नक्काशी का, हाथी के दांत की नक्काशी का, लकड़ी की नक्काशी का, या फिर मोम लोपी ढलाई से, कास्टिंग से बनाया जाता था? देखिए कांस्य की प्रतिमा जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसको किस रूप में बनाया जाता था? तो आप कहेंगे उसको जो है मोम की ढलाई के कास्टिंग के रूप में बनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा गया? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध जो है बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद आते हैं सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, तो उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बता दीजिए। हड़प्पा में एक ही बंदरगाह मिला है, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ हो जाएगा? लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे मेगास्थनीज हो जाएंगे, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? कौन व्यक्ति है जिसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, या कुछ भी देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, कहीं कुछ भी लिखा है, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे महान सम्राट
महान सम्राट अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, थानेसर, वैशाली, मगध। तो उसकी हर्षवर्धन के पूछा जा रहा है, तो हर्षवर्धन सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? थानेश्वर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका, जैन धर्म का पूछा है तो अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा करना सबसे मौलिक सिद्धांत बताया गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन हुआ करते थे और इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखने वाले। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के यह दरबारी कवि हुआ करते थे, समुद्रगुप्त, या फिर आप इसको और किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट के बताइएगा, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? कौन से शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या फिर श्रीगुप्त? इनमें से कोई नहीं। नवरत्न शामिल थे किसके शासनकाल में, यह पूछा जा रहा है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख की बात की जाएगी तो कालिदास हैं, जिन्होंने लिखा है कुमार संभवम। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो आप कहेंगे थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी अपना ले गया था। चलिए 44 का किस ऑप्शन में दिया है कन्नौज, देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कन्नौज आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन हुआ करते थे? उस समय धन्वंतरी कौन हुआ करते थे भारतीय इतिहास में? धन्वंतरी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को धन्वंतरी कहा जाता था, चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य के। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन राजवंश हो जाएगा? तो आप कहेंगे खिलजी वंश जो हो जाएगा, यह सबसे कम अपना शासन किया था, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिखाई दे रहा है। 47 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए आप। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बरीद, फैसल, फरीद, फारूक। शेर शाह सूरी की अगर बात करते हैं तो इसका वास्तविक नाम फरीद था, जो कि ऑप्शन आपको सी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 48 नंबर का। कह रहा है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस दरबारी को दिया जाता है? सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बीरबल दिया गया है, राजा मान सिंह है, राजा टोडरमल है, या फिर खयाल है। भू राजस्व प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो राजा टोडरमल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भू राजस्व प्रणाली के जो दरबार भू राजस्व प्रणाली को सफल रूप से जारी करने वाले कौन हो जाएंगे? यह हो जाएंगे राजा टोडरमल, जो कि ऑप्शन आपको सी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि संगमरमर पर पियत्राडूरा या फिर पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में लोकप्रिय हुआ था। किसके समय में लोकप्रिय हुआ था? पित्राडूरा शैली की बात करते हैं तो पित्राडूरा शैली की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रसिद्ध हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था यह बताना है आपको। तो आप कहेंगे अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान या मंत्री परिषद पाई गई थी? नवरत्न पाए गए थे किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के। और अष्टप्रधान किसके शासनकाल में पाए जाते हैं? यह पूछा गया है। अष्टप्रधान की अगर हम बात करते हैं तो यह किसके शासनकाल में पाए गए हैं? तो शिवाजी के शासनकाल में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से संत
शिवाजी के समकालीन थे। कौन संत थे? तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे, शंकराचार्य थे। संत की बात करते हैं और शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे, तुकाराम थे। कौन हो जाएंगे? संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या फिर गुरिल्ला रणनीति थी? छापामार या फिर गुरिल्ला रणनीति कौन सा अपनाता था? मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश, मुगल या फिर नायक? तो छापामार की नीति अपनाने वाले शासक जो हो जाएंगे यह होते थे मराठा साम्राज्य के लोग होते हैं। छापामार या फिर गुरिल्ला नीति से युद्ध करते थे। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले जजिया लगाने वाला कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में अगर यह युद्ध करता है तो उसके बाद जो है जजिया कर लगा देता है, 5 लोगों को छूट देता है। 5 लोगों में किसको किसको छूट देता है? तो आप कहेंगे पहला तो बच्चा को छूट दे देता है, उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति को छूट देता है और तीसरा जो है विकलांग व्यक्ति को छूट दे देता है और चौथा किसको किसको दे देता है? और एक ब्राह्मण को दे देता है और किसको देता है? बूढ़ा आदमी को, बच्चा को छूट दे दिया और विकलांग को छूट दे दिया, ब्राह्मण को छूट दे दिया और किसी एक को दिया छूट। याद कीजिए। हाँ, एक महिला को। ठीक है, महिला भी जजिया कर नहीं देते थे। चार जो हैं आप बी से याद रखेंगे और एक यम से याद रखेंगे। इन 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। फिर उसके बाद अकबर ने समाप्त कर दिया। उसके बाद पुनः जजिया कर लगाने वाला कौन शासक था, यही पूछा गया था। जजिया कर जो है दोबारा लगाने वाला कौन शासक हो जाएगा? इसमें से अगर बात करते हैं तो औरंगजेब जो है जजिया कर को पुनः फिर से लगाया था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सोआवली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? कब पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है 1609, 1610, 1612, 1618 में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो आप कहेंगे यह पराजित किया गया था इन लोगों के द्वारा 1612 में पराजित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। चलिए कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही थी तो भारत में कौन शासक जो है शासन कर रहा था? गुप्त सम्राट थे, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या फिर शुंग सम्राट? देखिए, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी तब उस समय भारत पर शासन करने वाले थे मुगल सम्राट थे। मुगल के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। चलिए कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसमें व्यापकगत सिद्धांत कहा गया है? व्यापकगत सिद्धांत किसके शासनकाल में पारित हुआ था? व्यापकगत सिद्धांत की बात करते हैं तो यह डलहौजी लेकर के आया था, इसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी वाला दिया गया है। अब इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? हड़प नीति का समर्थन करने वाला कौन सा था? हड़प नीति का समर्थन करने वाले की बात करते हैं तो डलहौजी था हड़प नीति का समर्थन करने वाला। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई विवाह निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है झांसी के किस राजा से हुआ था? तो झांसी के गंगाधर राव थे, उन्हीं से शादी हुआ था, उनके राजा थे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गंगाधर हो जाएंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित है? मंगल पांडे 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही हुआ करते थे। इन्होंने एक विद्रोह किया था, वह कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो आप कहेंगे अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था मेरठ विद्रोह। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। अवध को कब्जे में कैसे लिया था? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से युद्ध छेड़ करके लिया था, या राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था, या फिर हड़प नीति के माध्यम से लिया था? अवध को पूछा गया था तो अवध को डलहौजी जो मिलाया था, बताया गया था कि राज्य में अव्यवस्था फैल गई है, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। चलिए आपसे पूछा गया है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आप कहेंगे यह प्लासी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ है आप कमेंट करके बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो विवरण मिला था, परिणाम जो हुआ था वह क्या मिला था। उसके परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। अर्थात अगर जो है भारत में शासन करना है तो ब्रिटिश से ही किया जाएगा। यहाँ से शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक कौन सा हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। शॉपिंग दिया गया है, रेलवे दिया गया है, वृक्षारोपण दिया गया है, बैंकिंग और बीमा सुविधा। सबसे महत्वपूर्ण योगदान की अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका कौन सा योगदान हो जाएगा, उनके द्वारा जो दिया गया था, यह दिया गया था ऑप्शन कौन सा, रेलवे जो हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वास्को डी गामा का मकबरा जो है भारत में कहाँ स्थित है यह बताना है आपको। अगर इसकी हम बात करते हैं वास्को डी गामा का मकबरा की तो यह हो जाएगा कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। सिपाहियों द्वारा, बागान किसानों द्वारा या फिर किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा। 1857 की क्रांति शुरू होती है सिपाहियों के द्वारा हुई थी। मंगल पांडे ने शुरुआत किया था, जो कि ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन व्यक्ति किए थे, कानपुर से। कानपुर से अगर हम बात करते हैं तो कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब थे, नेतृत्व करने वाले 1857 की क्रांति का जो मुख्य भूमिका निभाए थे कानपुर से नाना साहब हो जाएंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। इन चारों ऑप्शन में से किसे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपके कहेंगे पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, ठीक है। चलिए 69 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से कौन से महत्वपूर्ण जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर हम इनकी बात करते हैं तो बिजनौर जिले से वक्त खां थे। कौन व्यक्ति थे, वक्त खां। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा होगा। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी यह बताना है। तो आप कहेंगे पहला हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था, राजगीर में। पहला राजगीर में होता है, दूसरा वैशाली में होता है, ठीक, तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, चौथा कुंडलवन कश्मीर में होता है। यहाँ से चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे है, राजनीति से है, चिकित्सा से है, गणित से है या फिर वास्तुकला से है। चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो यह चिकित्सा से संबंधित है, च से चरक, च से चिकित्सा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 261 बीसवी में हाँ कलिंग युद्ध हुआ था, जिसका अभिलेख जो है इसके 13वें अभिलेख से मिलता है, 13वें शिलालेख से मिलता है कलिंग युद्ध की चर्चा। 78 AD में संघ शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि 622 ईस्वी में मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी और 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 1709 में ना होकर के 1707 में हुई थी हमारे हिसाब से। कितने में हुई थी, 1707 में हुई थी। तो ऑप्शन डी वाला होना चाहिए, बाकी यह तो सही है। हम अच्छा कौन सा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गलत लगाएंगे तो आप कहेंगे डी वाला गलत बताया गया है कि जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वह हुआ था 1707 ईस्वी में, ना कि 1709 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए अब अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। विदेशी यात्री हैं, भारत कब कब आए थे।
टॉमस रो, फाहियान, वेहनसांग। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आया था? तो सबसे पहले बात करते हैं तो फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो पहले नंबर पे तो यह हो जाएगा फाहियान। पुस्तक लिखा था कौन? फो क्यू की। उसके बाद आता है वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, अर्थात तो दूसरे नंबर पे यह आएगा। टॉमस रो तो बिल्कुल लास्ट में आता है या तीसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था? 2 नंबर वाला आएगा। उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद पहला आएगा टॉमस रो। सबसे पहले आया था फाहियान, उसके बाद वेनसांग और उसके बाद जो है टॉमस रो इनमें से। और इनको याद करने के लिए देखिए, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो यफ पहले आता है, वेनसांग एच जो है लास्ट में आता है। तो सबसे पहले यही दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? यफ होता है। और वेनसांग की बात करते हैं, एच से वेनसांग होता है, एच से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 1। किस में दिया है देखते हैं। 2, 3, 1 सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था किसके शासनकाल में? हार्डिंग के, ऑकलैंड, कैनिंग, मेटकाफ। तो 1856 में कैनिंग ही था, इसका शासन चल रहा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? एक ही स्थल हो जाएगा, कौन सा होता है? धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा के एकमात्र स्थल था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था, धौलावीरा था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य बताया गया है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, या उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करते थे। सिंधु घाटी पश्चिम बंगाल में कहा जाएगी भाई, ये तो गलत हो जाएगा सरासर। और कह रहा है कि सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से, तीनों में से अगर आप छांटिएगा तो कौन सा सबसे पहला सही हो जाएगा? सिंधु सभ्यता के लोग कपास का व्यापार सबसे अधिक करते थे, अर्थात उत्पादन भी सबसे अधिक करते होंगे तभी तो व्यापार करते थे। तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी यह गलत हो जाएगा। कुत्ते तो पालते थे मगर बिल्ली नहीं पालते थे। और यहाँ क्या, बक्से में अनाज भंडारित नहीं करते थे। अन्नागार हुआ करता था उस समय। चलिए, विशाल अन्नागार मिट्टी का हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई खोज किसने की थी? लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे में है, एक गोदीवाड़ा बंदरगाह था। और इसकी खुदाई करने वाले कौन व्यक्ति हो जाएंगे? इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो लोथल की खुदाई करने वाले SR राव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर है। अशोक का सिंह चतुर्मुख 4 मुख वाला सिंह जो है कहाँ पर है, यह बताना है हमको। तो आप कहेंगे यह तो सारनाथ में स्थित है। किस स्तंभ पर है? तो सारनाथ के स्तंभ में स्थित मिला है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? 1 मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं। कह रहा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखा है। कौन कौन सी लिखा है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं लिखा है? तो आप कहेंगे जो है कादम्बरी की बात करते हैं तो यह नहीं लिखा है हर्षवर्धन। बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, यह तीनों हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग की उसकी विजय का उल्लेख मिलता है? अभी हमने ऊपर बता के आया है, 13वां जो इसका शिलालेख है उसमें कलिंग की चर्चा बताई गई है। कलिंग का युद्ध कब होता है? तो आप कहेंगे कलिंग का युद्ध होता है 261 BC में। और वह शासन कब बनता है? 269 BC में यह शासक बना था। ठीक है, अशोक। चलिए, और इसी युद्ध के बाद जो है युद्ध की नीति को त्याग करके बौद्ध नीति को अपना लेता है सम्राट अशोक। बौद्ध नीति अपनाने के बाद जो है अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेज देता है वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा हुआ करते थे? वराह मिहिर और कालिदास दोनों पूछा गया है। कालिदास सबसे प्रिय कवि हुआ करते थे किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो और खगोलविद वराह मिहिर भी उसी के शासनकाल में हो जाएंगे। तो ऑप्शन 83 का पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि हर्षवर्धन
5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। कौन सा 5 इंडीज थे? 5 इंडीज मतलब कौन कौन से क्षेत्र थे? तो अगर बात करते हैं हर्षवर्धन जो 5 क्षेत्रों को जीता था वो इसमें कन्नौज था, पंजाब था और बंगाल था, बिहार और उड़ीसा थे। ठीक है, कौन कौन से थे? इधर से शुरुआत होती है, यहाँ से पहले उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उसके बाद इधर आ जाते हैं कन्नौज यूपी में है और यहाँ आता है पंजाब। इन 5 क्षेत्रों में जो है उसका शासन हुआ करता था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। कहाँ थे? धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश दिए थे जहाँ महात्मा बुद्ध, उसी को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, जो कि सारनाथ में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे कुशीनगर में हुआ था, यूपी के कुशीनगर में। ठीक है, जिसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है 86 का। आगे बात करते हैं 87 नंबर का प्रश्न। देखिए, चलिए 87 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन कौन से त्रिपिटक हैं? 3 पिटक या फिर पिटारा या फिर पिटारियों का समूह कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों या फिर शिक्षाओं के बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें से एक नहीं है। अभिधम पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, लेकिन उपासका पिटक नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला जो है यह नहीं हो जाएगा, बाकी तीनों होते हैं। चलिए आगे के बाद कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन तो उसमें जैन धर्म के लोग थे, बुद्ध, बोधि या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया, जो कि ऑप्शन आपको बी वाले में दिखाई दे रहा होगा। चलिए 89 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों है? बोधगया एक स्थान है बिहार में, वह क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है, क्यों वहाँ लोग जाते हैं? क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कई बार पूछा गया है, तो आप कहेंगे सारनाथ में दिए थे, जिसे कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पहला उपदेश दिए हैं। किस में दिया है? भगवान बुद्ध का सारनाथ ज्ञान प्राप्ति नहीं, जन्म स्थान है नहीं, सर महापरिनिर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में देहांत हुआ था उनका। तो बचा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिए थे, जो है पहला उपदेश दिए थे, इसलिए सारनाथ को प्रसिद्ध माना जाता है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी में अगर शासन करने वाले शासक की बात की जाएगी तो वह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा तोमर वंश। कौन था 12वीं शताब्दी पर दिल्ली पर शासन करने वाला? तोमर वंश हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान की अगर बात करते हैं तो यह मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, तो इसमें देखिए, चलिए कह रहा है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर जो है कब आक्रमण किए थे? 1213 में, 1294, 1398 या फिर 1417 में किए थे। तो तैमूर वंश जो है आक्रमण करते हैं, यह करते हैं 1398 में। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखने वाला फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, अलाउद्दीन सिकंदर शाह यह तो नहीं हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक यह भी नहीं हो जाएगा। अब बताइए दोनों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश की नींव रखने वाला हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। ठीक है, चलिए 97 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। ठीक है, और इसके पहले इसके चाचा हुआ करते थे। कौन चाचा थे?
बताइए। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और उन्होंने शासन किया था 1290 से लेकर के 1296। 6 साल शासन किए थे, और यह किया था लगभग जो है आपका 20 साल शासन किया था। अगला प्रश्न है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। खिज्र खां किस राजवंश से संबंधित है, यह बताना है आपको। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। खिज्र खां की अगर हम बात करते हैं तो यह सैयद वंश से होंगे। किससे? सैयद वंश से। चलिए 99 नंबर का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रसिद्ध हो जाएगा, और कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। चलिए 99 प्रश्न हो गए हैं। आगे बात करते हैं 100 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कौन सा योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार देखिए 5 मंजिला बनना था, 3 मंजिला एक शासक बनवाया था और 2 मंजिला एक शासक बनवाया है। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं बनवाया था? ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी तो देखिए यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें कुछ नहीं करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी शुरुआत करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी शुरुआत करता है तो यह 2 मंजिला ही बनवा पाता है। इसके बाद इल्तुतमिश 3 मंजिला बनवाता है, टोटल 5 मंजिला हो गई है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिर जाता है तो इसकी मरम्मत करवाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ के मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। अकबर कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? लाहौर, सरहिंद, कालानौर, काबुल। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है अकबर को कालानौर का शासक बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया बक्सर के युद्ध के बाद कौन से नवाब को इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा क्षेत्र था? बनारस, भोपाल, बहावलपुर या फिर अवध। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं यह अवध था। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिए थे, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है? बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। जलालुद्दीन मोहम्मद की अगर हम बात करते हैं तो इसे किसी नाम से जाना जाता है? अकबर को ही कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा की अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? दिल्ली में प्रसिद्ध है लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, और यह कहाँ पर स्थित है यह हमें बताना है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है तो पहले शुरुआत कब किया गया था? तो 1616 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं तो बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? कौन शासक था जो पुस्तक पढ़ने गया था पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, वहाँ की सीढ़ियों पर से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? जहांगीर था, शाहजहां था, और बाबर था, हुमायूं था। जहांगीर तो होगा नहीं, शाहजहां होगा नहीं। अब 2 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं। बाबर, हुमायूं, इन दोनों ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो सही कौन सा हो जाएगा? हुमायूं जो है यह गिरा था किसके? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में? देखिए पानीपत की अगर बात करते हैं तो यह लड़ाई हुई थी, आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला, 1526 ईस्वी में।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद पढ़ करके सुनाया था? कौन शासक था? कौन था? विलियम बेंटिक था, कैनिंग था, बर्नहम था या फिर हारकोर्ट बटलर था? यह कैनिंग था। कैनिंग जो है जब इलाहाबाद की क्या बोलते हैं उसके 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद समाप्त होने के बाद 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है और यह बताता है कि यहाँ की शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया है ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या हुआ करती थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, या अगला ऑप्शन आगे दिया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि मुगल शासक में एक कोतवाल की सही भूमिका क्या होती है? तो उसका सही भूमिका नहीं था युद्ध करना, न राजकोष को बनाए रखना था। तो क्या दिया गया है देखते हैं। राजस्व एकत्रित करना या फिर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। कानून गो की अगर व्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसका काम था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। कोतवाल की भूमिका होती है। कह रहा है कि बिहार राज्य में सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सासाराम का एक ही शेर था जो इतिहास में है। आप कहेंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, चगताई तुर्की भाषा में लिखा है, तो उसका नाम क्या रखा है? तो आप कहेंगे बाबरनामा रखा गया है। ठीक है, बाबर द्वारा लिखा गया है तो बाबरनामा हो जाएगा। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही दिया है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल था। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? जहांगीर, अच्छा जहांगीर पूछा है, हम सोचे उसका इल्तुतमिश। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर का शासनकाल था हो जाएगा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध है मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने करवाया था? विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने करवाया था? इसकी हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा शाहजहां द्वारा करवाया गया था कि मयूर सिंहासन को लाल किला में स्थापित करवाया जाए। अगला प्रश्न है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है उसकी हमें बात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, पहला कह रहा है कि अबुल फजल वह अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। यह तो बिल्कुल बात सही कह रहा है कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे? नहीं, वित्त मंत्री टोडरमल थे। कह रहा है कि अब्दुल रहीम खान वह एक व्यक्ति था और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। बिल्कुल सही कह रहा है। मुल्ला दो प्याजा की अगर बात करते हैं, मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था और यह कॉमेडियन ज़्यादा करता था। राजा मान सिंह के बारे में गलत बताया गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमसे गलत पूछा गया था तो बी वाला यहाँ गलत बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, 1857 में इनमें से कह रहा है किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। कौन व्यक्ति बनवाया था? तो आप कहेंगे कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बताइए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। शराब को न छूने वाले अगर शासक का जब भी नाम लिया जाएगा तो औरंगजेब हो जाएगा। शराब को नहीं छूता था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, आईने ए अकबरी किसने लिखा है? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। अभी हमने ऊपर पढ़ के आया, आईने अकबरी की बात करते हैं तो इसको लिखने वाला अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो काजू की देन किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे काजू जो होता है यह देने वाले पुर्तगाली हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा की अगर हम बात करते हैं तो एक महिला ने लिखा है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। चलिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल को, मियाँ तानसेन को, बीरबल को, राजा टोडरमल को। संगीतज्ञ के नाम से जाना जाता है कौन? तानसेन। मियाँ तानसेन को संगीतज्ञ कहा जाता है अकबर के शासनकाल का। चलिए, 22 नंबर का प्रश्न हो गया है। 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व हुआ था? मुगल और मराठा के बीच में किसके शासनकाल में युद्ध हुआ था, यह बताना है आपको। तो यह हुआ था शाहजहां के समय में मुगल और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए, आगे की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हो गया है। 24 की बात करते हैं। देखिए, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति जो हुई थी मेरठ से हुआ था। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 से शुरू किया गया था। अब इसमें पूछा गया अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किए थे? ग्वालियर के सिंधिया, अवध के बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। बताइए किसने सहायता नहीं प्रदान की थी? अवध की बेगम हजरत महल जो है इसमें दिया गया है इस हिसाब से। अवध के बेगम हजरत महल, ग्वालियर के सिंधिया मिल गए थे, हैदराबाद के निजाम भी मिले थे, हाँ सिकंदर बेगम भी मिल गई थी। कौन से बेगम हजरत महल की अगर बात करते हैं, अवध के नवाब हुआ करते थे, इन्होंने नहीं सहायता प्रदान किया था अंग्रेजों को, बल्कि उनका विद्रोह ही कर रहे थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे द्वारा शुरुआत किया गया था। किस वजह से शुरुआत किया गया था? तो कारतूस जो है बंदूक की गोली होती है उसके द्वारा, उसके लिए युद्ध किया गया, जो है विद्रोह हुआ था। तो क्यों हुआ था? इनफील्ड, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनफील्ड कारतूस के द्वारा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे थे। अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में फांसी दी थी। कहाँ? तात्या टोपे को कहाँ फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो आप कहेंगे अंग्रेजों के द्वारा शिवपुरी महल में जो है इनको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरुआत हुआ था? सिपाही विद्रोह यही 1857 की क्रांति को कब हुआ था? 10 मई 1857। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। तो 28 प्रश्न हो गए हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। टोटल 32 प्रश्न दिए गए हैं, लगभग हम लोग समाप्ति पे हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल के सम्राट को, मुगल के जो राजा हुआ करते थे उस समय, उनको प्रतिवर्ष कितना रुपया जो है देने की सहमति पर हुई थी? तो यह हुआ था, आप कहेंगे उस समय जब बक्सर का युद्ध हो गया था उसके बाद एक समझौता होता है और जिसमें कहा गया था कि मुगलों को जो है 1 साल में 26 लाख रुपए हम लोग सालाना देंगे। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और ये लोग मान गए थे। ठीक है, तो उस समय 26 लाख रुपए बहुत हुआ करते हैं। आगे बात करते हैं। 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, 32 फिर लास्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, दस्तक। तो इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी? जमींदारी भी थी, महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी भी, लेकिन दस्तक जो था यह नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी वाला हमसे पूछा गया, तो सी वाला या नहीं हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था।
राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि कब हुई थी, यह पूछा गया है। तो अमृतसर की पहली संधि होती है 1809 ईस्वी में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच में होती है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है यहाँ तक प्रश्न कंप्लीट होते हैं टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। बाकी वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।